वेलकम, आप सभी लोगों का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में स्वागत है। इस ओपन सेशन में स्वागत है। अभी आप लोगों ने विस्तार से इतिहास के संदर्भ में सुजीत सर के साथ चर्चा किया है ना। सर ने बहुत ही विस्तार से, सारगर्भित तरीके से भी, क्योंकि गागर में सागर भरने वाली जैसी स्थिति होती है कि जो विस्तार 200-250 घंटे पे है उसको 1 घंटे में समेटना, तो सुजीत सर ने बहुत ही प्रभावी तरीके से आपके साथ इतिहास के संदर्भ में चर्चा किया। मैं आपके साथ भूगोल के संदर्भ में एक व्यापक समझदारी बनाने का प्रयास करूंगा। कोशिश करेंगे कि हम लोग लगभग सभी आयामों के भूगोल के टच करें, उसको समझें, है ना। लगभग अगले 1 घंटे 10-15 मिनट में हम लोग कोशिश करेंगे कि भूगोल के विभिन्न आयामों को लेके एक समझ बनाएं, ठीक है। देखिए, भूगोल एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक कहा जाए तो पूरे इस यूपीएससी के सिलेबस में जनरली पेपर 1 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो पेपर 1 में एक महत्वपूर्ण जो है, एक कह सकते हैं कि उसका सेक्शन है। लगभग 45 से 50% वजन हर साल लगभग मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भूगोल के संदर्भ में है, या ज्योग्राफी के सेक्शन से पूछा जाता है। 9 से 10 सवाल आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस जो है भूगोल से पूछे जा रहे हैं। तो इसकी अपनी एक महत्ता तो इस संदर्भ में है ही कि मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए पेपर 1 में, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय तो हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको पेपर 3 की तरफ लेके जाएं, थोड़ा सा इसको विस्तार करें और पर्यावरण से जुड़े हुए पहलुओं को समझने का प्रयास करें, तो वहां पर भी इसकी महत्ता बढ़ जाती है ना। पर्यावरण को समझना है, जैव विविधता को समझना है, जलवायु परिवर्तन को समझना है, तो जलवायु को समझे बिना जलवायु परिवर्तन कैसे समझेंगे? क्लियर है? तो कहने का ये मतलब है कि पेपर 3 में भी एक ओवरलैप हमको नजर आता है। जब हम लोग क्लास पे चर्चा करेंगे तो उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। आज जो मेरा मूल पर्पज है आपके साथ, चूंकि सुजीत सर ने एक बेहतर तरीके से फाउंडेशन क्रिएट कर दिया है, अब मुझे उस पर भूगोल के संदर्भ में आपके साथ एक व्यापक समझ बनाने की जरूरत है। तो मैं पूरी तरह से फोकस करूंगा कि भूगोल के इर्द गिर्द ही हम अपने डिस्कशन को रखें। मेरा जो फोकस है वो ये है कि आप लोगों का एक शुरुआती कदम है सिविल सेवा की तरफ, है ना। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरफ आपका पहला कदम है, या आप एक शुरुआती फेज में हैं। उस संदर्भ में एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, मैं कैसे आपको एक दिशा दे पाऊं कि उस दिशा पे आप आगे बढ़ते रहें, उसको लेके किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना रहे, है ना। मतलब हमारे पास एक, जैसे मान लीजिए कि हमको कहीं ट्रैवल करना है। अगर ट्रैवल करना है तो सपोज मान लीजिए कि हम यहां पर खड़े हैं और हमको 100-200 किलोमीटर दूर कहीं पर ट्रैवल करना है, तो हमारे दिमाग में एक जीपीएस होना चाहिए, इनर जीपीएस, कि हम इस रास्ते से होते हुए, ऐसे होते हुए हम उस स्थान तक पहुंचेंगे। अगर हमारा जीपीएस बिल्कुल क्लियर होगा, यानी कि हमको रास्ता बहुत क्लियर होगा कि ऐसे जाना है, लगभग इतना समय लगता है, तो हम अपने उस डेस्टिनेशन को डेफिनेटली एक टाइम बाउंड मैनर में अचीव कर लेंगे, वहां अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? अब ऐसी स्थिति में हमारा जीपीएस या इनर जीपीएस जो है, अगर वो बहुत क्लियर होगा तो हम रास्ते से भटकेंगे नहीं। ऐसे ही हर सब्जेक्ट को लेके आपका एक जीपीएस होना चाहिए, आपका एक पोजीशन होना चाहिए, है ना, कि मैं कैसे कैसे तैयारी करूं या किन किन किताबों को पढ़ूं, कैसे अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस को उसका एक महत्वपूर्ण अंग बनाऊं। अगर सवाल पूछे जाते हैं तो सवालों की प्रकृति ऐसी है। अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूं, भूगोल को पढ़ रहा हूं, तो ज्यादा संभावना है कि 15 से 20 सवाल प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये कुछ एक समझ है। और अगर इस टॉपिक पे मुझे पकड़ बनानी है तो सपोज मुझे ये किताब पढ़नी है, इन टीचर की एक व्याख्या को मुझे समझना है। ये क्या है? ये हमारा एक समझ है इस सब्जेक्ट को लेके। जब वो बहुत क्लियर हो जाएगा तो आप उसको एक एक करके अपना वो ईंट मजबूती के साथ रखते चले जाएंगे, आपकी यात्रा कंप्लीट होने के पास होगी। क्लियर है? तो इस संदर्भ में मैं भूगोल के 3-4 आयामों पे आपके साथ चर्चा करूंगा, ताकि एक आपको दिशा मिल पाए, एक आपको डायरेक्शन मिल पाए। चर्चा करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्लासरूम में जब आप लोग आएंगे तो वहां पर विस्तार से देखेंगे, है ना, भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, आप लोग एंजॉय करेंगे उस पूरे प्रोसेस को। लेकिन आज की क्लास में जो मूल पर्पज है उसमें मैं 3-4 चीजों के बारे में आपके भूगोल के संदर्भ में चर्चा करूंगा, ताकि आपको एक दिशा मिल पाए। देखिए, भूगोल के संदर्भ में या इस सब्जेक्ट को समझने के लिए कि कैसे हम अप्रोच करें, मैं 3-4 आयामों पे आपके साथ सारगर्भित तरीके से चर्चा करूंगा।
पहला एक जो नॉर्मल कंफ्यूजन रहता है ना शुरुआती दौर में, वो रहता है सिलेबस को लेके कि सिलेबस क्या होगा या पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उसके लेके एक इशू रहता है। दूसरा, सपोज मान लीजिए कि आपको सिलेबस पता चल गया या ये सिलेबस है हमारा, मुझे ये चीजें पढ़नी है, तो एक जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको सोचने की जरूरत है वो ये है कि सपोज मान लीजिए कि मैंने भूगोल पे पकड़ बना ली, विश्व के भूगोल को पढ़ लिया, भारत के भूगोल को लेके एक समझ बना ली, तो ये सवाल मुझसे क्या पूछेंगे, या लगभग भूगोल का वजन कितना है, वेटेज कितना है ना। तो दूसरा एक जो महत्वपूर्ण पहलू है कि पूरा भूगोल पढ़ने के बाद प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज क्या है या वजन कितना है, कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। कितने सवाल पूछे जा रहे हैं का मतलब है कि पांच क्वेश्चन पूछ रहा है, 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, एक ट्रेंड क्या है। एक नॉर्मल जो ट्रेंड है, अगर पिछले 2013 के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद के ट्रेंड को अगर हम एनालाइज करें तो एक हमको समझदारी बन जाती है कि हर साल अगर यूपीएससी 10, 12, 15, 20 इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन रख रहा है, तो कहीं ना कहीं इस साल भी क्वेश्चंस की जो संख्या होगी, जो वजन होगा उसका, वो उसके आसपास ही होगा, है ना। अगर नॉर्मल ईयर रहा तो जनरली एक ट्रेंड हमको बता देता है कि लगभग इसका इतना वजन रहेगा, तो उसकी एक समझ हमारी होनी चाहिए। सपोज मान लीजिए कि हमको एक समझ भी हो गई कि यार 15 क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, पेपर 1 में जीएस के लगभग 50% क्वेश्चंस भूगोल के हैं, है ना। मतलब 250 में से लगभग 125 नंबर का सवाल भूगोल से है। इसका मतलब अच्छा खासा वजन है, अच्छा खासा वेटेज है। तो तीसरा, जब वजन समझ में आ जाता है या एक वेटेज हमको एक समझ में आ गया, तो अगला जो पक्ष है, अगला जो पहलू है वो ये है कि चलो क्वेश्चन की संख्या तो समझ में आ गई, लेकिन इससे काम तो चलेगा नहीं। हम कौन सा एग्जाम देने के लिए आए हैं, हम क्वेश्चन या हम जिस एग्जाम को अप्रोच कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन में काउंट होता है। आप ग्रुप ए सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो सवालों की प्रकृति होगी वो एनालिटिकल नेचर की ज्यादा होगी। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें सुझाव पूछे जा रहे होंगे। कोई समस्या आ जाएगी एज ए डीएम, एज एन एसपी, जब आप अपने जिले में होंगे तैनात, तो जब चुनौती आएगी तो मेन काम आपको ही देखना पड़ेगा। आपके सामने ही जो है वो सारी चीजों को आपको देखना है। जो आप कहेंगे वैसी स्थिति में उन चीजों को एड्रेस किया जा रहा होगा। जैसे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं। अभी आप लोगों ने, अभी आपकी मेमोरी बिल्कुल क्लियर होगी। कहने का मतलब है कि 3-4 महीने पहले आपने सुना होगा कि मई के महीने में भारत में एक चक्रवात आया गुजरात के रास्ते से। महाराष्ट्र को भी उसने काफी हद तक प्रभावित किया। तौकते उस चक्रवात का नाम था। इमेजिन करिए कि आप महाराष्ट्र के या गुजरात के उस तटीय जिले में तैनात हो एज एन एसपी, एज एन कलेक्टर। अब उस जिले में जो चुनौतियां हो रही होंगी, जो आपदा सामने आई है, उस आपदा को मेंटेन करने की जिम्मेदारी तो आप ही की है। जैसे इसको अगर मैं जोड़ूं तो भारत में 2005 में आपदा प्रबंधन का कानून है 2005 का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। उसमें 3 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा को लेकर एक अथॉरिटी क्रिएट किया गया है। राज्य स्तर पर एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उस डिस्ट्रिक्ट को हेड कौन करता है? जिला कलेक्टर। यानी कि आज आपने जो एक कदम बढ़ाया है सिविल सर्विसेज की तरफ, आगे चल के ये कदम आपके जिला कलेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। और सपोज मान लीजिए कि आप जिला कलेक्टर हैं और गुजरात या महाराष्ट्र के उस तटीय राज्य में या तटीय जिले में तैनात हैं और वहां पर कोई बड़ी आपदा आ गई, जैसे कि ये चक्रवात आ गया। 200-250 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है और खूब वर्षा हो रही है। क्लियर है? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी डैमेज हुआ है, लोग फंसे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में यूपीएससी आपसे कहेगा, या आप वहां पर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यू आर द रेस्पॉन्सिबल पर्सन, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे मतलब उस चुनौतियों को साधने के लिए आपकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए? तो जनरली यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सिचुएशंस देगा, फिर कहेगा कि बताइए कैसे सॉल्व करोगे, सुझाव दो, है ना। तो कहने का यह मतलब है कि अगर हम वजन को समझते हैं कि इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हमको क्वेश्चन की प्रकृति भी मालूम होनी चाहिए। और प्रकृति में एक मूल बात होगी कि अधिकतर क्वेश्चंस में आपसे सुझाव मांगे जाएंगे, अलग अलग सिचुएशंस दिए जाएंगे, अलग अलग इंफॉर्मेशंस दिए जाएंगे। पूछेगा चुनौती बताइए, ऐसा करेंगे तो क्या चुनौती होगी, ऐसा करेंगे तो क्या चैलेंजेस होंगे, और चुनौती है तो बताइए कि इस चुनौती को सॉल्व कैसे करें। कहने का यह मतलब है
कि हमको वजन समझने के बाद हमको प्रकृति को भी समझना पड़ेगा। प्रकृति का मतलब है कि नेचर क्या है, सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्जामिनेशन को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें इंफॉर्मेशंस होते हैं। भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, भारत में द्वीप कितने हैं, भारत के किस द्वीप में कौन सा ज्वालामुखी जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है। ऐसे सवालों की जो प्रकृति है इंफॉर्मेशन बेस्ड, केवल इंफॉर्मेशन। क्लियर है? ऐसे इंफॉर्मेशंस की संख्या ग्रुप सी के एग्जामिनेशन में थोड़ी ज्यादा होती है। ग्रुप ए में जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो नेचर होता है वो थोड़ा क्रिटिकल नेचर का होता है। क्रिटिकल का मतलब क्रिटिसाइज नहीं है, क्रिटिकल नेचर का मतलब है कि उन गूढ़ बातों को समझने का प्रयास किया जाता है ना, थोड़ा गहराई में उतरना पड़ता है। तो इस संदर्भ में हम जिस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, जिसका प्रिपरेशन करने का आपने ठाना है, उस एग्जाम के सवाल की प्रकृति को समझने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है या क्वेश्चन की प्रकृति क्या है ना, ये तो समझना पड़ेगा। अगर इस नेचर को नहीं समझेंगे तो हम अपनी तैयारी को अप्रोच कैसे करेंगे? हमको कैसे पता चलेगा कि अगर मान लीजिए कि सपोज मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ा, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ के चिंतन करूंगा, मैं सोचूंगा ये कि यार अगर मैंने ये टॉपिक पढ़ा है तो जरा ये सोचूं मैं कि इससे क्या क्या संभावना है सवाल बनने की। तो मैं सोचूंगा कि चक्रवात होता क्या है, बनता कैसे है, सपोज इसके बनने की प्रक्रिया क्या है, ये गुजरात में ही क्यों बना, या गुजरात के तट पे ही क्यों हिट हुआ, अरब सागर में ही क्यों बना, कहीं और क्यों नहीं बना, अरब सागर के उसी इलाके में क्यों बना 10 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में, बनने के पीछे के तर्क क्या है, और चलो बन भी गया तो इससे चुनौती क्या है, चुनौतियों को समझना पड़ेगा, चैलेंजेस क्या है। अगर हम चुनौती को नहीं समझेंगे तो एज ए डीएम उस चुनौती का समाधान कैसे करेंगे? तो हम उस चुनौती को देखेंगे कि सपोज ये चक्रवात आता है, इसकी गति अगर 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है तो ये क्या चुनौती देगा। अगर इसकी रफ्तार 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है तो क्या होगा। ये अगर गुजरात के दक्षिण वाले इलाके में हिट करता है तो क्या चुनौती होगी। अगर ये रन ऑफ कच्छ वाले इलाके में हिट करता है तो क्या चुनौती होगी। हमको सोचना पड़ेगा, और जब हम सोचेंगे कि ये चुनौतियां होंगी तो हम सोचेंगे कि इसका समाधान क्या है। ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि हमको बैठ के चिंतन करना पड़ेगा हर टॉपिक को पढ़ने के बाद कि प्रकृति क्या है, इस सवाल से पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं, संभावनाएं क्या है सवाल बनने की। और इसलिए थोड़ा हमको प्रीवियस ईयर पेपर में जाके क्वेश्चंस की प्रकृति को देखना पड़ेगा। और एक बार प्रकृति को समझ गए कि ऐसे ऐसे सवालों की संख्या है या ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो हमारी तैयारी आसान हो जाती है। यानी हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मुझे यह सोचना है कि एक प्रकृति ऐसी हो सकती है, एक संभावना ऐसा बन सकता है, एक इस प्रकार की प्रकृति हो सकती है, एक इस प्रकार की। कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उसको लेके हमारी बिल्कुल एक व्यापक रूप से समझदारी बन जाती है। कोई दुविधा नहीं रहता है कि इस टॉपिक से ये पॉसिबिलिटीज, इन संभावनाओं पे हमको सोचने की जरूरत है। तो थोड़ा एक इस पक्ष पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। चौथा जो पहलू है जिस पे थोड़ी और समझ बनाने की जरूरत है कि वजन समझ गए, प्रकृति समझ गए और सिलेबस भी समझ गए। ये तीनों चीजों को समझ गए कि यार ऐसा क्वेश्चन भूगोल से पूछा जा रहा है। तो फिर अगला जो चुनौती है वो ये है कि पढ़ें कहां से। सब चीज तो समझ में आ गया कि वजन इतना है, प्रकृति इतनी है, सिलेबस पाठ्यक्रम ये है। इन सब चीजों को समझने के बाद आज के समय में जो चुनौती है वो ये है कि पढ़ें कहां से। एक स्तरीय नोट्स या एक स्तरीय जो भी टीचर आप कंसल्ट कर रहे हैं वो टीचर मुझे उस वहां तक लेके जाए, उन सवालों या उन जो आयाम हैं जैसे क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं उन पे मेरे साथ उस टॉपिक पे समझ बनाने का प्रयास करें। मतलब मुझे उन आयामों से सोचने के लिए विवश करें, है ना। मैं आपको क्या करूंगा, अगर सपोज आप लोग मेरे सामने बैठे हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको कहूंगा कि ऐसे सोचिए, इस टॉपिक को पढ़िए, तो जरा ये बताइए कि ये क्या हो सकता है, इस पे जरा चिंतन करके बताइए। लिखने के लिए कहूंगा कि ये सिचुएशंस है तो बताइए कि क्या करेंगे, ये चुनौती है तो बताइए चुनौतियां क्या क्या हैं, ये अगर अच्छाइयां हैं तो बताइए इसकी अच्छाइयां क्या क्या हैं। यही कार्य होगा। एक टीचर आपको रास्ता दिखाता है या आपको उस रास्ते की तरफ पुश करता है ना, एक दिशा देता है। तो अगर उसकी एक समझ है, प्रकृति की समझ है, वेटेज की समझ है, पाठ्यक्रम की समझ है, तो जो चौथा पहलू है पढ़े कहां से, है ना, कहां से पढ़ें।
यही तो है इशू। यानी कि हमारे पास सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए, हमारे स्रोत क्या क्या होने चाहिए, है ना, सोर्सेस। तो मेरा जो ये डिस्कशन है, इस डिस्कशन के इन 4-5 आयामों पे, 4 आयामों पे मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, सिलेबस के बारे में मैं थोड़ी चर्चा आपके साथ करूंगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है भूगोल का। अगर मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा करने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्शंस हैं वो कहीं आपके साथ रह जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं सिलेबस आपको दिखा दूंगा कि ये सिलेबस है, सिलेबस के 1-2 पहलुओं पे आपके साथ चर्चा भी करूंगा, लेकिन जो मेरा फोकस है आपके साथ वो है इन अनछुए पहलुओं के बारे में आपको थोड़ा जागरूक करना। क्योंकि हम हमेशा सिलेबस पे फोकस करते हैं, लेकिन सिलेबस पे फोकस करते करते कहीं ये वाले पहलू हमसे अनछुए से रह जाते हैं, या हम वजन और प्रकृति को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो मैं इन पहलुओं पे भी थोड़ा सा गौर फरमाऊंगा, इस पे थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करूंगा। क्लियर है? और थोड़ा सिलेबस पे भी चर्चा करता हूं। शुरू करता हूं। कुछ सवाल अगर आप लोगों के होंगे तो पूछते रहिएगा बीच बीच में। देखिए, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यूपीएससी जो है केवल 2 लाइन में बात को लिख के कंप्लीट कर देता है। कहता है कि भैया आ जाइए और भूगोल की तैयारी करिए, और कहता है कि भूगोल में क्या पढ़िए, भारत तथा विश्व का भूगोल। कहता है कि भारत पढ़ लीजिए, विश्व पढ़ लीजिए। मतलब कहता है कि सूरज के नीचे पृथ्वी है और पृथ्वी के नीचे भारत है और भारत के इर्द गिर्द पूरा विश्व है, तो पूरा विश्व पढ़ लीजिए। यानी कि जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, ये जो अर्थ है, ये कह रहा है पूरा अर्थ पढ़ो। भारत तथा विश्व का भूगोल, तो बचा क्या, अंडर द सन एवरीथिंग। सूरज के नीचे जो भी है, यह हमारा जो पृथ्वी है, कह रहा है कि पूरा पृथ्वी पढ़ो। और फिर क्या कहता है, सिलेबस का अगला हिस्सा कह रहा है कि भारत तथा विश्व का भूगोल पढ़िए, और उसमें क्या पढ़िए, भारत तथा विश्व का भौतिक भूगोल, फिजिकल फीचर, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। तो बचा क्या, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति, इसका मतलब है कि हवा पानी जो भी है, मतलब धरातल है, वायुमंडल है, समुद्र है, कुछ मत छोड़ो, सब पढ़ लो, ये यूपीएससी कह रहा है। भौतिक, भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे होता है, सुनामी कैसे आता है, चक्रवात कैसे बनता है, कह रहा है सब पढ़ो, सब आपको पढ़ना है। फिर कह रहा है सामाजिक भूगोल, समाज के बारे में अध्ययन करो। इस पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में अलग अलग इथनिसिटी, अलग अलग कम्युनिटीज डिसाइड कर रही हैं, उनके बारे में समझ बनाओ। कि अगर मान लीजिए कि रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में मान लीजिए कि अलग अलग रेगिस्तान है दुनिया के। अब चर्चा नहीं कर रहे रेगिस्तान पे। अब रेगिस्तान में जिस तरह से जीवन यापन किया जाता है और पहाड़ों पे जैसे जिया जाता है, दोनों में अंतर होगा। पहाड़ की अपनी चुनौतियां हैं और रेगिस्तान की अपनी चुनौतियां हैं। पहाड़ में हो सकता है खूब पानी हो, रेगिस्तान में तो सूखा पड़ा हुआ है, तो जिंदगी जीने का अप्रोच अलग हो जाएगा। कह रहा है कि पढ़ो और समझो। क्यों? अगर हम इस बात को समझेंगे तभी भारत की विविधताओं को समझ सकते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में जो विविधता में एकता का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत उसका बेस्ट एग्जांपल है। दुनिया की कौन सी जलवायु भारत में नहीं मिलती है? आप किसी भी जलवायु का नाम लीजिए। ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु, हिमालय में चले जाइए, आपको ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु मिल जाएगी। विषुवत रेखाई जलवायु जो 0 डिग्री के आसपास होती है, लगभग हर दिन 2 से 4 के बीच में जहां वर्षा होती है, अंडमान निकोबार आइलैंड चले जाइए, लगभग हर दिन की वर्षा हो रही है। यानी कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री अक्षांश के बीच में, 0 डिग्री का मतलब है विषुवत रेखा से लेके 90 डिग्री अक्षांश के बीच में जो भी जलवायु है, सब हमारे भारत में है। और इस विविधता ने, यानी कि पूरे पृथ्वी पे जो भी जलवायु पाई जा रही है, एक आध को छोड़ के वो सारी जलवायु भारत में पाई जाती है। और हर जलवायु में जो मानव का रेस्पॉन्स है, ह्यूमन रेस्पॉन्स है, उसके साथ जुड़ने का, उसके साथ अपनी एक सांस्कृतिक विरासत को, धरोहर को आगे बढ़ाने का, वो विविध है, वो अलग है। यूपीएससी कह रहा है पढ़ो, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज को पढ़ो, अलग अलग सोशल कम्युनिटीज को पढ़ो और उसको समझो। और खास करके जनसंख्या का अध्ययन करो, सेक्स रेशियो का अध्ययन करो, आईएमआर, एमएमआर, अलग अलग पहलुओं के शिक्षा के बारे में पढ़ो। पढ़ना पड़ेगा, है ना, उन विविधताओं को समझना पड़ेगा। ये सामाजिक अपने आप में इन विचारों को अपने अंदर समेटे हुए। आर्थिक भूगोल, आर्थिक का मतलब क्या हो गया? आर्थिक का मतलब तो कृषि भी होता है, आर्थिक का मतलब तो उद्योग धंधे भी होते हैं, आर्थिक का मतलब तो सेवा सेक्टर भी होता है। कह रहा सब पढ़िए।
विश्व का भी और भारत का भी। और इस आर्थिक भूगोल को, आर्थिक का मतलब है इकोनॉमी, ये तो आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, तो इसमें भूगोल क्या, इस तरह से यूपीएससी सिलेबस को लिख के छोड़ देता है और कहता है कि बूझिए कि पहेली क्या है। क्लियर है? और इस संदर्भ में थोड़ा सा हमको इस सिलेबस को डिकोड करने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा इसको विस्तार देने की जरूरत पड़ती है कि यार ये भौतिक क्या है, सामाजिक क्या है, आर्थिक क्या है। इस भौतिक में से कोई पक्ष छूटना नहीं चाहिए, सामाजिक में से कोई पक्ष छूटना नहीं चाहिए, आर्थिक में से कोई आयाम छूटने नहीं चाहिए। उन सारे आयामों के बारे में एक समझ हमको बनाने की जरूरत है। क्लियर है? यहां पर जो यूपीएससी ने सारगर्भित तरीके से गागर में सागर भर के आपके सामने रख दिया है, इसको थोड़ा डिकोड करने की जरूरत है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। और यह प्रयास है आपके लिए कि विश्व का भूगोल जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हमको सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है, उसको थोड़ा डिकोड करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर सिलसिलेवार तरीके से आपके लिए सिलेबस रख दिया है कि यार विश्व का भूगोल का मतलब क्या है ना, किसके बारे में पढ़े। तो सबसे पहले तो हमको अपने पृथ्वी को समझना पड़ेगा। ये हमारी पृथ्वी बिल्कुल सीधी क्यों है, सीधी क्यों नहीं है। आपको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा झुका हुआ है अपने अक्ष पे। अब जरा सोचिए कि अगर ये पृथ्वी झुकी हुई है ना, आराम से सोचिए कि अगर ये पृथ्वी झुकी हुई है तो इससे मौसम पे क्या प्रभाव पड़ता होगा, दिन और रात पे क्या प्रभाव पड़ता होगा, ऋतु परिवर्तन कैसे होता होगा, कुछ तो जरूर होता होगा। अगर ये पृथ्वी बिल्कुल सीधी खड़ी होती, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होती, तो क्या प्रभाव पड़ता। ये हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। अगर ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमती तो क्या होता। ये सब सोचना पड़ेगा ना, चिंतन करना पड़ेगा कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ घूम रही है। पश्चिम से पूरब ही क्यों घूम रही है, ये भी तो सवाल है, ये भी तो सोचना पड़ेगा। और पश्चिम से पूरब घूम रही है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अगर ये पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है तो ये अक्ष पे घूमने का प्रभाव क्या पड़ता है। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो पृथ्वी की जो घूमने की गति है ना, जैसे ये धीमा होता जा रहा है घूमना, वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पे धीमे या उसकी गति थोड़ी धीमी पड़ रही है। और गति धीमी पड़ रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले तो हमको अपने पृथ्वी को समझना पड़ेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी क्यों है, सीधी क्यों नहीं है, और पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ क्यों घूम रही है। इसका प्रभाव मौसम पे क्या पड़ता है, इसका प्रभाव दिन और रात पे क्या पड़ता है, इसका प्रभाव ऋतु परिवर्तन पे क्या पड़ता है। ऐसे कुछ पहलू हैं जिसको समझना पड़ेगा। तो विश्व के भूगोल के संदर्भ में आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, हम तो ब्रह्मांड की धूल के बराबर हैं। वी आर जस्ट पार्ट ऑफ द डस्ट ऑफ दिस लार्जर यूनिवर्स, है ना। हम तो एक धूल के कण हैं, है ना। हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है और हम अपने गैलेक्सी में, अपनी आकाशगंगा में हम बिल्कुल किनारे पे बैठे हुए हैं, यानी अपने केंद्र से बहुत दूर हैं। चर्चा करेंगे आगे। इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। हमको अपने सौरमंडल को देखना पड़ेगा, पृथ्वी से हमारी दूरी को समझना पड़ेगा, उस दूरी का हम पे क्या प्रभाव पड़ा है। अगर सूरज के थोड़ा पास चले जाते तो क्या होता, दूर चले जाते तो क्या होता, जो हमारी स्थिति है वो हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। इन सारे क्वेश्चंस को खंगालना पड़ेगा ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब आप पढ़ें कि मंगल पे मिशन भेजा गया है ना, बृहस्पति की तरफ मिशन भेजा जा रहा है, प्लूटो की तरफ एक्सप्लोर करने के लिए मिशन भेजा जा रहा है, सूरज को समझने के लिए मिशन आदित्य के माध्यम से भेजा जा रहा है। ये सब चीजें तभी समझ में आएंगी जब हमको बेसिक चीजें सौरमंडल की समझ में आ जाए और उसका सिद्धांत जो भी उससे जुड़ा हुआ पहलू है उसकी चर्चा आने वाले समय में क्लास में करेंगे। तो जैसे विश्व का भूगोल कहा, तो विश्व के भूगोल में कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसको आने वाले समय में लगातार देखेंगे। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अपडेट हो रहे हैं, जो भी जैसे बताया आपको मार्स मिशन है, मिशन आदित्य है, उन सब चीजों को देख के जोड़ के समझना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस पे इससे ज्यादा चर्चा आपके साथ नहीं कर रहा हूं, लेकिन विश्व के भूगोल के संदर्भ में यही सब चीजों की चर्चा करेंगे आने वाले समय में। पृथ्वी के विषय में मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। हमारी पृथ्वी की गति क्या है, घूर्णन कैसे हो रहा है, हम कैसे घूम रहे हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। हम अपने कुछ ऐसा समझिए कि हम ऐसे घूम रहे हैं और इसको मान लीजिए सूरज है, हम सूरज के भी चारों तरफ घूम रहे हैं। मतलब ऐसा समझिए कि हम ऐसे भी घूम रहे हैं और हम ऐसे भी घूम रहे हैं। क्लियर है? यानी कि घूर्णन भी कर रहे हैं और परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो घूर्णन का क्या प्रभाव होता है, परिक्रमा का क्या प्रभाव होता है, इन सब चीजों को तो समझना पड़ेगा। ये सब बेसिक चीजें हैं ना, आने वाली क्लासेस में इसके बारे में देखेंगे।
ठीक है, यही कुछ बेसिक चीजें हैं कि पृथ्वी का घूर्णन क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा क्या है, पृथ्वी झुका क्यों है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, दिन रात कैसे होता है। मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं, आप लोग सोचिए इसके बारे में। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में दिन और रात एक समान नहीं होते, कहीं पर दिन बड़ा होता है, कहीं पर रातें लंबी होती हैं, है ना। कहीं दिन छोटा है, कहीं पर रातें छोटी होती हैं। एक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में 6 महीने का रात होता है, 6 महीने का दिन होता है। मतलब 6 महीने तक सूरज डूबता ही नहीं है, और एक बार डूब गया तो 6 महीने तक दिखता ही नहीं है। इमेजिन करिए, यही हमारी पृथ्वी है, इसमें ऐसी स्थितियां बन रही हैं। इन सब चीजों को समझेंगे, इन सब चीजों को देखेंगे। दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर सूरज की रोशनी भरपूर है, प्रचुर मात्रा में है, कोई कमी ही नहीं है। और दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो ठिठुर रहे हैं, कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं, और हम तो कह रहे हैं कि भैया बिना एसी के काम ही नहीं चलेगा। मतलब इतनी गर्मी है, इतनी ऊर्जा है। अब सोचिए कि बस इसी ऊर्जा को तो चैनलाइज करना है। जैसे आप हैं, युवा है, फुल एनर्जी है, एनर्जी की कोई कमी नहीं है, बस उसको दिशा देने की जरूरत है। अच्छे लोगों का साथ, एक राइट डायरेक्शन और लगातार निरंतर प्रयास, यही करना है। ऊर्जा को आप चैनलाइज कर देंगे। हमारे पास खूब ऊर्जा है, भारत के पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस ऊर्जा को चैनलाइज नहीं कर रहे। सोलर एनर्जी भारत के पास सरप्लस है, इमेंस पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हम उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे, इसीलिए कोयला जलाते हैं, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे टारगेट्स हैं कि आने वाले समय में 1,75,000 मेगावाट ऊर्जा पैदा करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। क्यों? हमारे पास सौर ऊर्जा ज्यादा है, सरप्लस एनर्जी है। क्यों है? उसका सवाल इस मूलभूत जानकारी में है, पृथ्वी की धुरी में है, उसके झुकाव में। सूर्य की रोशनी की किरणें कैसे एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री का, 50 डिग्री का, 60 डिग्री का, 40 डिग्री का, 10 डिग्री का, कौन सा एंगल बनता है, उसी में सवाल छुपा हुआ है। और इसी सवाल ने भारत को कहा कि दुनिया को लीड करो, दुनिया को नेतृत्व प्रदान करो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत करो, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है, आपके पास क्षमता है। दुनिया का रिसर्च का हब बन जाओ, पूरी दुनिया में रिसर्च सोलर को लेके भारत में हो, और भारत जो सीखे वो अपने तक ही ना रखे, उसको शेयर करे। जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको नेतृत्व दो। भारत ऐसा कर रहा है। हमको अपनी क्षमता समझ में आई, ये जो बेसिक चीजें हैं उसने हमको अपनी एनर्जी का एहसास कराया, और इस एनर्जी को एहसास किए तो उसको चैनलाइज कर दिए कि अब हम रुकने से भी नहीं रुकने वाले हैं। अब हम इस एनर्जी को टैप करेंगे, और टैप करके दुनिया को नेतृत्व प्रदान करेंगे। चाइना और अमेरिका ही क्यों सोलर पैनल बनाएगा, हम क्यों नहीं बना सकते? हम दुनिया का रिसर्च हब क्यों नहीं बन सकते? दुनिया के गरीब देशों और विकासशील देशों से फंड इकट्ठा करेंगे, और उन्हीं के लिए काम करेंगे, और उन्हीं को सहयोग करेंगे। भारत को ये चीज समझ में आई, भारत कर रहा है, लेकिन इसकी समझ ने हमको वो आधार दिया कि भारत के पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, और आने वाले समय में भी कमी नहीं होगी। बस उस ऊर्जा को चैनलाइज करना है, उसको डायरेक्शन देना है। इतना जब आप समझ लेंगे, अपने जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा, चेंजेस शुरू हो जाएंगे। इमेंस एनर्जी है, इफ बट नो का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता आपकी जिंदगी में, सब आपके अंदर है। बस आप उसको समझिए, उसको चैनलाइज करिए, और लगातार उस दिशा में कॉन्स्टेंटली मेहनत करिए। एक रणनीति बनाइए, आपका इनर जीपीएस हमेशा एक सही रास्ते को दिखाना चाहिए। क्लियर है? उस तरह से काम करिए। तो ये सिलेबस है, सिलेबस में कुछ इस तरह से पहलू होंगे, उसकी चर्चा करेंगे। मन कर रहा है काफी सारे पहलुओं पे चर्चा करने की, लेकिन थोड़ा सा आप कंस्ट्रेंट समझिएगा कि मुझे कुछ और पक्षों पे आपको ज्यादा फोकस कराने की जरूरत है। ऐसे ही भौतिकी भूगोल के तहत बहुत सारे पक्षों की चर्चा करेंगे। भू आकृति विज्ञान कि अगर आप ठंडे जगहों पे जाएंगे, ग्लेशियर्स पे जाएंगे तो किस प्रकार की स्थलाकृति होगी, अगर आप रेगिस्तानी इलाकों में जाएंगे तो किस प्रकार की स्थलाकृति होगी, समुद्र के क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में जाएंगे तो किस प्रकार की स्थलाकृति होगी। अलग अलग हमारे पृथ्वी पे जो कह सकते हैं कि एजेंट्स हैं, जैसे कि वायु है, जैसे कि पानी है, या ग्लेशियर्स हैं, समुद्र की लहरें हैं, ये सब लगातार हमारी पृथ्वी को बदल रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों में ये सब एक्टिव हैं, और कैसे हमारी पृथ्वी को बदल रही हैं उसकी समझ हमारी होनी चाहिए, और उस बदलाव को समझना भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि ये अलग अलग स्थलाकृतियां, जो अलग अलग जो एजेंट्स हैं, उसके द्वारा कैसे बनाया जा रहा है। भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी अंग्रेजी में कहते हैं, भू आकृति विज्ञान देखेंगे, समझेंगे। ऐसे ही कुछ पहलुओं के बारे में चर्चा है। इमेजिन करिए, जरा सोच के देखिए, थोड़ा सा सोचिए, मन तो कर रहा है बताने का। ये हमारी पृथ्वी आज ठोस है,
है ना, ऊपर वाला हिस्सा ठोस है ना, ठोस है ना। अब अगर ये ठोस है तो आज से 4.5 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी बनी थी, यानी हमारी पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ था आज से 4.5 बिलियन साल पहले। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, तो 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी बनी थी। जब 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी बनी थी तो क्या ऐसी ही थी जैसी आज है, या इससे भिन्न थी? अगर भिन्न थी तो क्यों थी, और उस भिन्नता से हम जो यात्रा करके अभी पहुंचे वो यात्रा क्या है? ये पृथ्वी का अपना इतिहास है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक टाइम स्केल। पृथ्वी के इस 450 करोड़ के इतिहास को भी समझना हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं, इससे पहले हम क्या थे और आने वाले समय में क्या बदलाव हो सकते हैं। ऐसे पहलुओं को देखेंगे भूआकृति विज्ञान में, उन पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की परत, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का विकास। इसके अलावा पृथ्वी, कई बार आप सोचते होंगे या सोच के देखिए कि दुनिया के कुछ ही हिस्सों में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आता है, दुनिया के कुछ ही हिस्सों में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्यों आता है। जापान है ना, कहते हैं आपदाओं का देश है, उतनी आपदा का 5% भी भारत में आ जाए तो भारत के लिए चुनौती हो जाए बड़ी, लेकिन जापान में हर दिन भूकंप आता है। लेकिन आप सुनते हैं कहीं रिपोर्टिंग की इतने लोग हताहत हुए, इतने नहीं हुए, आता ही नहीं है। जापान ने उस पर पार पा लिया है, बहुत हद तक उसने अपने उस आपदा के अनुरूप अपने जीवन शैली में बदलाव किया है। तो जापान में इतना भूकंप क्यों आता है, जापान में इतनी ज्वालामुखी क्यों फूटती है, फिलीपींस में इतना ज्वालामुखी क्यों आता है, इतना भूकंप क्यों होता है, क्यों? ऐसे कुछ सवालों का आंसर करेंगे और देखेंगे, और इन सवालों का आंसर जो है एक सिद्धांत में छुपा हुआ है जिसको कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। देखेंगे, समझेंगे कि हैरी हेस ने क्या कहा, टूजो विल्सन ने क्या कहा, मैकेंजी पार्कर ने क्या कहा। अलग अलग जो सिद्धांत है उन सारे सिद्धांतों को समझेंगे, देखेंगे कि क्या है ये प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, कैसे दुनिया में हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो गया, पूरे भारत में हिमालय पर्वत का निर्माण क्यों नहीं हुआ, वहीं पर क्यों हुआ जहां पर है। ऐसे गूढ़ सवालों का उत्तर प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत में छुपा हुआ है। तो इस तरह से हम सिलेबस को अप्रोच करेंगे और बारीकी से इन टॉपिक्स को समझेंगे, लेकिन टॉपिक्स को समझते समय इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि यूपीएससी इन चीजों के पढ़ने के बाद हमसे क्या अपेक्षा करता है, हमसे क्या चाहता है, इन टॉपिक्स से किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, कितना सवाल पूछा जनरली साल दर साल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आगे चर्चा करेंगे। इतना ही रखता हूं आपके साथ सिलेबस के संदर्भ में, लेकिन भारत तथा विश्व के प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और मानव भूगोल के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक वाइड जो है स्कोप है उसमें डिस्कशन का, लेकिन ये सब कुछ पहलू हैं। जब जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जरा सोच के देखिए, एक छोटा सा और चर्चा करता हूं बस 5-7 मिनट का सिलेबस के संदर्भ में। हमारी पृथ्वी है, जीवन तो हमारी पृथ्वी पे है, आप उसको लकी कहिए, है ना। जो एक वैसा व्यक्ति होगा जिसको थोड़ी समझ कम है या पृथ्वी को लेकर समझ थोड़ी कम है, वो कहेगा कि हम लकी हैं, मरकरी पे नहीं है, वेनस पे नहीं है, मंगल पे जीवन नहीं है ना, बुध बृहस्पति शुक्र जो भी ग्रह हैं, है ना, मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न जो भी ग्रह हैं, इन सब पे जीवन नहीं है क्योंकि पृथ्वी पे है। तो हम कहेंगे कि बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है इसलिए यहां पर जीवन है ना। लेकिन जब आप, ठीक है, विश्वास होना चाहिए, मैं बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन इस बिलीफ के आगे भी जाना हमारी जिम्मेदारी है। एज ए ब्यूरोक्रेट केवल विश्वास ही नहीं, विश्वास के साथ साथ उस विश्वास को मजबूत करने के वो जो तर्क हैं उनको भी समझना हमारे लिए जरूरी है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि यार पृथ्वी पे ही क्यों जीवन है, ये मंगल पे क्यों नहीं जीवन है। मंगल पे हम जा रहे हैं, पानी खोज रहे हैं और दिख रहा है कि ये पानी कभी बहता था तो बड़े खुश हो रहे हैं कि यार कभी तो पानी बहता था। फिर कोशिश कर रहे हैं कि जरा खोजें कि कहीं ऑक्सीजन के अवशेष मिल जाए। छोटे छोटे जो है ड्रोन्स उड़ा रहे हैं वहां पर अमेरिका के द्वारा, ड्रोन बहुत दिनों तक उड़ रहा है, वायुमंडल से गैसेस को कलेक्ट कर रहा है, नीचे से जो है सॉइल सैंपल्स ले रहा है कि कुछ तो मिल जाए जिससे पता चले कि वहां पर जीवन था। लेकिन आज के संदर्भ में पृथ्वी पे तो जीवन है। अब अगर पृथ्वी पे जीवन है तो जरा सोच के देखिए कि पानी के बिना आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना कितने दिन रह सकते हैं। मार्च अप्रैल के महीने में जब कोविड की क्राइसिस हुई तो हमको समझ में आया कि ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है। उससे पहले तो टिकट एज ग्रांटेड लेते थे कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थोड़ी ना हो सकती है, लेकिन
इस मार्च अप्रैल ने ये रियलाइज कराया, है ना, चुनौती पेश की, और वो दुखद भी था। ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट, है ना, 2 मिनट भी ऑक्सीजन के बिना रह पाना मुश्किल है। अरे पृथ्वी पे ऐसा क्या है कि यहीं पर ऑक्सीजन है ना, पृथ्वी पे ऐसा क्या है कि पृथ्वी पे जीवन है। इसके लिए हमको वायुमंडल की समझ बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो गैस है ऑक्सीजन, वो इस वायुमंडल का हिस्सा है। जब हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इतना यूनिक है ना, जो चीज दिखता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे पृथ्वी पे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है कि ऊपर हम जहां खड़े हैं उससे 35 से 50 किलोमीटर के ऊपर एक छतरी है। पृथ्वी पे एक छतरी लगी हुई, पूरा पृथ्वी एक छतरी से ढका हुआ है, एक विशाल छतरी है। पृथ्वी को चारों तरफ से वो छतरी घेरे हुए है। वो छतरी हमको दिखती नहीं है, वो छतरी है गैस की, जिसको कहते हैं ओजोन। और ये ओजोन गैस करता क्या है, सूर्य की तरफ से, सूर्य कहता है कि आज तो पृथ्वी को सबक सिखा दूंगा, आज तो खूब गर्मी यहां से भेजूंगा। ओजोन कहता है कि भैया ये छतरी है, इस छतरी से आपको फिल्टर कर लेंगे, नीचे जाने भी नहीं देंगे। सूर्य की पैराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पे आने के लिए आतुर हैं कि जरा जाएं, धरातल को टच कर लें, और धरातल को टच किया, हमको टच किया तो स्किन कैंसर आने वाले समय में। लेकिन ऊपर जो हमारा वायुमंडल है वो कहता है कि नहीं, जाने तो नहीं देंगे आपको, आप जाएंगे तो तबाही मचाएंगे, आपको ऊपर ही रोक लेंगे। मैजिक लगता है लेकिन साइंस है। O3 एक गैस है जो 35 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। ओजोन के बारे में समझ, और आगे चल के वायु जब एनवायरमेंट में पढ़ेंगे तो यही O3 इसी को साधने के लिए, इसी को बचाने के लिए पूरी दुनिया एक साथ मिलकर प्रयास करे, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाल ही में आप लोग आगे पढ़ेंगे किगाली समझौता हुआ है, HFC गैस को उसके अंदर डाला गया है कि HFC गैस को भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत रख लिया जाए। कहने का ये मतलब है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। इस वायुमंडल की समझ हमको बहुत तार्किक बनाती है, रैशनल बनाती है, हमारी समझ को विकसित करती है, और साथ ही साथ संभावनाओं को भी बताती है कि कुछ लेयर ऊपर है जो रेडियो सिग्नल को वहां से भेजते हैं। तो रेडियो सिग्नल ऊपर से भेजते हैं तो कम्युनिकेशन के इस्तेमाल में आते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आज मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा है। तो ऊपर जो लेयर है वो रेडियो वेव्स को भेजता कैसे है, क्यों भेजता है, कब भेजता है, कौन कौन से लेयर किस किस प्रकार के रेडियो वेव्स के भेजते हैं, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव रेडिएशन, इन सब चीजों की समझ आने वाले समय में देखेंगे। वर्षा होती है, कहीं पर बारिश होती है, कहीं पर बर्फ गिरता है, कहीं पर ओले पड़ते हैं, कहीं पर बारिश होती ही नहीं है, कहीं पर ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम बारिश होती है, कहीं पर इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाता है। ये सब क्या है, जलवायु की घटनाएं हैं, क्लाइमेटोलॉजिकल स्टडीज हैं। आने वाले समय में इस जलवायु भूगोल के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी संरचना, इसके गैसेस, चक्रवात कैसे बनते हैं, है ना, वर्षा कैसे होती है, और दुनिया में क्या एक ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है या भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, उसके पीछे के तर्क क्या है। इन सब चीजों का अध्ययन आने वाले समय में हम इनके तहत करेंगे। क्लियर है? चलिए इतना ही रखते हैं, इतनी ही चर्चा करते हैं आपके साथ। अब अगर हमारे वायुमंडल में कोई भी परिवर्तन होता है तो जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। जलवायु है, उसमें परिवर्तन हुआ तो जलवायु परिवर्तन हो गया। अब अगर कुछ गैसेज हैं वो सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, उन गैसों की संख्या को बढ़ा दीजिए, पृथ्वी गर्म हो जाएगी। उन गैसों की संख्या को कम कर दीजिए, पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। यही करना है। लेकिन क्या इतना आसान है ना? कुछ गैस होती हैं जो 30 साल 40 साल से लेकर 150 सालों तक बनी रहती हैं। एक बार अगर हमने उस गैस को रिलीज कर दिया तो वायुमंडल में अगले 100 सालों तक बनी रहेंगी और वो लगातार ऊष्मा को अवशोषित करती रहेंगी, पृथ्वी गर्म हो जाएगा। कुछ गैस होती हैं जो बहुत तेजी से पृथ्वी को गर्म करती हैं लेकिन 10 साल तक ही रहती हैं। 10 साल के बाद केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। आज अगर हम उन गैसेस को कम करना शुरू करें, वैसे गैसेस जो पृथ्वी की ऊष्मा को, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहे हैं, जिनका लाइफ 10 साल का है, आज से अगर हम उस गैस को कम करना शुरू कर दें तो 10 साल के बाद हमको उसके परिणाम नजर आने लगेंगे। आएंगे ना? तो गैसों में भी उन गैसों को टारगेट करना पड़ेगा जो पृथ्वी को ज्यादा गर्म कर रहे हैं लेकिन कम समय का उनका लाइफ साइकिल है, कम समय के लिए ही रहते हैं। उनको आज कम कर दीजिए, 10 साल के बाद पृथ्वी पे परिणाम नजर आ जाएगा। पृथ्वी अपेक्षाकृत गर्म होने की जगह थोड़ी ठंडी हो जाएगी या उसका प्रभाव ओवरऑल गर्मी का थोड़ा कम हो जाएगा। उसकी समझ, ऐसी समझ हम क्लाइमेटोलॉजी वाले सेक्शन में करेंगे और देखेंगे। ठीक है?
चलिए, सिलेबस के संदर्भ में बस इतना ही चर्चा आपके साथ करते हैं, विस्तार से क्लासेस में देखेंगे, है ना। बहुत सारे पक्ष हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है, अदरवाइज सारे आयामों पे विस्तार से आपके साथ चर्चा करता। ठीक है, मानव तथा आर्थिक भूगोल करेंगे, है ना। उसके अलावा मैप की क्लासेस हम करते हैं। कोई भी महाद्वीप छोड़ना नहीं है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका सेक्शन वाइज करेंगे, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पहलुओं को समझना है, वैसी चीजों पे भी आने वाले समय में चर्चा करेंगे। भारत के भूगोल को देखेंगे, है ना, भारत के भूगोल के विषय में समझेंगे। सेम प्राकृतिक भूगोल कैसा है ना, सामाजिक भूगोल कैसा है भारत का, आर्थिक भूगोल कैसा है, इन सारे पक्षों पे विस्तार से आने वाले समय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए देखेंगे आने वाले समय में इन सारे पहलुओं को देखेंगे, समझेंगे। एक पक्ष मैंने आपके साथ थोड़ा सा कुछ पक्षों को हाईलाइट करते हुए मैंने सिलेबस आपके सामने रखा, है ना। सिलेबस की एक समझ होने के बाद जो अगला पक्ष है, अगला पहलू है जिस पे हमारी समझ होनी चाहिए, वो ये कि यार इतना पढ़ना है ना। सोच के डर लग रहा होगा, डरने की जरूरत नहीं है। लर्निंग इज ए फन, लर्निंग इज ए जॉय। आपको अंदर से एक शांति देता है, अंदर से एक सुख देता है, अंदर से आपको एक कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन का भाव देता है। अच्छा, आज मैंने ये चीज समझ लिया, कल मैं ये भी चीज समझ लूंगा। धीरे 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 करके गहराई बढ़ती जाएगी। और सुने हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, उसको विस्तार आप देते जाएंगे, वैसे वैसे धीर गंभीर बनते चले जाएंगे। धीर गंभीर का मतलब क्या है? जब आप एज ए डीएम, एज ए कलेक्टर आप पहुंचेंगे तो आप धीर होंगे, आप में पेशेंस होगा, संयम होगा, आप विषय को गंभीरता से समझ पाएंगे। उन पहलुओं के बारे में जो अनछुए हैं, है ना, उसको सोचने की आपकी समझ हो रही होगी। और उन बहुआयामी तरीके से जब आप सोचेंगे तो कोई भी सॉल्यूशन आप देखेंगे या निकालने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा प्रभावी होगा, वो ज्यादा कारगर होगा, है ना। तो वही है, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। धीर और गंभीर बनाता है ज्ञान, आपको आप में गहराई लाता है। तो जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी समझ और आत्मविश्वास दोनों बढ़ता चला जाएगा। सिलेबस ये हो गया। अब इतना पढ़ने के बाद वेटेज क्या है ना। तो अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मुख्य परीक्षा की चर्चा क्लास में हम विस्तार से करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं, आपसे चर्चा करूं, तो अगर मैं आपसे चर्चा करूं प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए तो एक ट्रेंड जो नजर आ रहा है, कुछ सालों का जो ट्रेंड है ना, 2014 2013 के बाद चेंज हुआ तो 6-7 सालों का आंकड़ा मैंने लिया। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, है ना। इन ईयर्स का मैंने डेटा लिया और डेटा लेके मैंने देखा कि लगभग कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना, कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब 2021 में देखेंगे कि कितना सवाल पूछा गया है। तो जो ट्रेंड नजर आ रहा है उसमें एक अपर लिमिट ले लेते हैं, एक लोअर लिमिट ले लेते हैं। तो देखते हैं हम, तो 2019 में 8 सवाल पूछा गया है और 2020 में उसके जस्ट अगले साल 21 सवाल पूछे गए हैं। तो अगर हम एक रेंज देखते हैं तो रेंज है लगभग 8 से 21 सवाल, यानी कि 2019 में अगर 8 पूछा जा सकता है तो अगले साल क्वेश्चंस की संख्या बढ़ सकती है। हो सकता है कि इस साल 2021 में सवालों की संख्या कम हो जाए, लेकिन एक जो ट्रेंड बता रहा है 2014 से 21 के बीच में कि मैक्सिमम सवाल 21 पूछे गए हैं, मिनिमम सवाल 8 पूछे गए हैं। इसका मतलब है, और साल दर साल यही संख्या है, 8 से 21 के बीच में ही बाकी सारे सालों में वो लैप कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है। कभी 14, कभी 10, कभी 20, कभी 18, ऐसे करके ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर प्रारंभिक परीक्षा में जीएस के पेपर में अगर 100 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो भूगोल से पूरी संभावना है कि मैक्सिमम सवाल जो पूछा जाएगा वो 21 सवाल पूछा जाएगा। वो ट्रेंड बता रहा है, यानी कि 21% वेटेज किसी भी साल भूगोल को दिया जा सकता है। यानी कि इमेजिन करिए कि अगर भूगोल पे बेहतरीन पकड़ बन गई, शानदार पकड़ बन गई, और मान के चलिए कि 21 में से क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन बाउंसर होंगे, 1-2 क्वेश्चन सर के ऊपर से निकल जाएंगे, लेकिन प्रभावी तरीके से तैयारी करेंगे
तो 17-18 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए हैं, बड़े आराम से मैं उसको प्रभावी तरीके से साध लूंगा। तो इमेजिन करिए कि 54-55 अगर आप सही सवाल करते हैं तो आप प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, और उसमें से उस 55 सवालों में से अगर 17-18 सवाल अगर भूगोल के हो गए तो 33% काम हो गया आपका। 33% जो है आपने क्वेश्चंस कर लिए। यानी कि अगर 21-22 क्वेश्चंस में से अगर आपने 18 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया तो बाकी के 80 क्वेश्चंस में से अब आपको कितना क्वेश्चंस करना है? हार्डली 30 या 35 सवाल करने हैं, यानी कि आपके सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसे बड़े सब्जेक्ट्स जिसमें थोड़े सवालों की संख्या ज्यादा है, अगर हमारी पकड़ उस पर ज्यादा होती है तो वैसे सिचुएशन में बाकी क्वेश्चंस में जो ओवरऑल हमारा अगर एलिमिनेशन भी करते हैं और क्वेश्चंस गलत भी होते हैं तो भी सक्सेस होने की संभावना थोड़ी प्रबल हो जाती है। इसीलिए कोर सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से तैयार करना चाहिए। कोर सब्जेक्ट्स में हमेशा वजन रहता है, किसी साल थोड़ा कम होगा लेकिन वो वजन शिफ्ट होता रहेगा। हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये बड़े एरियाज हैं, बड़े सेक्शंस हैं। इन्हीं में वजन सबसे ज्यादा फैला हुआ है, विस्तार है। कभी इकोनॉमी का बढ़ा देगा तो भूगोल का कम कर देगा, किसी साल भूगोल का बढ़ा देगा तो इकोनॉमी को कम कर देगा। लेकिन जो भी बच्चा इन पांचों सब्जेक्ट को तैयार करके जाएगा उस पर पकड़ मजबूत होगी, उसके सक्सेस की संभावना प्रबल होगी। तो इस संदर्भ में भूगोल एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है, महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है। तो एक हमारी समझ ये बन गई कि जो वजन है या जो वेटेज है वो लगभग 20% का है। और अगर मैं मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं इसमें, तो पिछले इन सालों से 2014 से लेकर 2020 के बीच में जो भी मुख्य परीक्षा के क्वेश्चंस पेपर 1 में आए हैं उसमें लगभग 50% है ना, लगभग 125 नंबर का सवाल भूगोल से पूछा जा रहा है हर साल। जब क्लास में आप लोग आएंगे तो मैं आपको उसका क्लास की शुरुआत में उसके बारे में चर्चा करके आपको बताऊंगा कि देखिए इस संदर्भ में आपको लगातार राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। कलम की ताकत महत्वपूर्ण है। इस एग्जामिनेशन में वही सफल होगा जिसके कलम की ताकत बढ़ी हुई होगी, जिसने लगातार खूब लिखा होगा, खूब मेहनत किया होगा। 1750 नंबर प्लस 275 नंबर आने वाले समय में आपका रैंक डिसाइड करेंगे, और 1750 नंबर आप लिखेंगे अपनी कलम से। तो इस संदर्भ में कलम की ताकत महत्वपूर्ण है। और प्रथम पेपर में, फर्स्ट पेपर में अगर आधा वजन भूगोल को दिया जा रहा है, या आधा जो पिछले 6-7 सालों से ट्रेंड है कि 50% वेटेज भूगोल का है, तो इसका मतलब है कि कलम की ताकत अगर बढ़ गई भूगोल में तो पहला पेपर की 50% पॉसिबिलिटीज तो बेहतर ही रहेगी। क्लियर? तो ये तो वजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। इसी को अगर हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें, है ना, थोड़ा सा और तोड़ें कैसे? तो यूपीएससी हमको कह रहा है कि भारत का भूगोल पढ़ो, विश्व का भूगोल पढ़ो, सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक भूगोल पढ़ो। उसकी चर्चा करेंगे क्लास में। लेकिन एक है विश्व का भूगोल, एक है भारत का भूगोल। तो ऐसी स्थिति में अगर हम विश्व के भूगोल को देखते हैं कि पिछले इन 6-7 सालों में कितने सवाल, टोटल कितने सवाल पूछे गए अलग अलग सेक्शन से, है ना, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, जलवायु, है ना, समुद्र, अलग अलग जो भी हिस्सों से सवाल पूछा गया, टोटल सवालों की संख्या 24 है। टोटल सवालों की संख्या 24 है। और अगर मैं भारत के भूगोल की बात करता हूं, है ना, भारत के भूगोल की बात करता हूं, तो इन्हीं सालों में भारत के भूगोल से सवाल आए हैं 43, लगभग डबल। इसका मतलब है कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व के भूगोल की तुलना में दोगुने सवाल पूछ रहा है ना, डबल क्वेश्चंस पूछ रहा है। 43 क्वेश्चंस की संख्या। इसका मतलब यह है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व भूगोल को तो समझना पड़ेगा, सवाल तो आ ही रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड यह भी रखना है कि जो ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं वो भारत के भूगोल के संदर्भ में पूछे जा रहे हैं। तो एक बार विश्व के भूगोल पे पकड़ बना लिए तो भारत के भूगोल को बार बार रिवीजन करके उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्यों? ये ट्रेंड कह रहा है 7 सालों का। इसका यह मतलब नहीं है कि हम भारत का भूगोल तैयार करके जाएंगे और सोचेंगे कि विश्व का भूगोल छोड़ देते हैं। विश्व का भूगोल समझे बिना भारत का भूगोल समझ में नहीं आएगा। तो विश्व के भूगोल को तो समझना है, लेकिन समझने के बाद बार बार रिवीजन हमको भारत के भूगोल को समय समय पे करते रहना है, ताकि उस पर पकड़ मजबूत हो जाए। क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है, गलती होने की संभावना को मिनिमाइज करना है। और ये एग्जामिनेशन मिनिमाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स है। हर कोई जाके उस 100 नंबर के या 100 क्वेश्चंस के सवाल में गलती करेगा। जो कम गलती करेगा वही इस एग्जामिनेशन के नेक्स्ट राउंड में पहुंचेगा। तो मिनिमाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स, गलतियां होंगी, उससे घबराना नहीं है, गलतियों को कम करना है। और गलतियों को कम करने का एक तरीका यह है कि भूगोल में इस स्प्लिट को समझने के बाद उसके अनुरूप अपनी तैयारी को एक दिशा दें। क्लियर है?
ठीक है, ये हो गया वजन या वेटेज से जुड़े हुए पक्ष। अब एक अगला जो पक्ष है वो ये है कि हमने सिलेबस को समझ लिया, सारगर्भित तरीके से चर्चा किए हैं। हमने ये भी समझ लिया कि वेटेज कितना है, वजन कितना है, वो भी देख लिया हमने। अब अगर हमने वजन समझ लिया तो इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम जिस एग्जामिनेशन को अप्रोच कर रहे हैं उस सवालों की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, इसकी भी हमारी एक समझ होनी चाहिए। और अगर वो समझ हो जाएगी तो हम उस टॉपिक को उन आयामों से अप्रोच करेंगे, उन आयामों से सोचेंगे। जब भी पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि इससे ऐसी संभावना कैसे बनेगी, इससे ऐसी संभावना कैसे बनेगी, इससे ऐसी संभावना कैसे बनेगी। उन सारे संभावनाओं या पॉसिबिलिटीज के हिसाब से या आयामों से हमको उस टॉपिक को विचार करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? इस सेक्शन को शुरू करने से पहले एक दो सवाल आपके आए हैं, उन सवालों को लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दीपाली का एक सवाल है। दीपाली ने पूछा है कि सर क्लास नोट्स और एनसीईआरटी बुक्स दोनों एक ही सब्जेक्ट के हों तो कैसे मेंटेन करें? अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। मैंने बताया था कि 4 आयामों पे चर्चा करूंगा, तो जो चौथा आयाम होगा वो रेफरेंस है ना। रेफरेंस का मतलब है कि किताबों के संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा, तो वहां पर दीपाली आपके इस सवाल को ले लूंगा। माधुरी का सवाल है कि सर प्रीलिम्स के सभी टॉपिक्स 6 से 12th एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे क्या? आपका भी ये सवाल रेफरेंस वाला सवाल है ना। रेफरेंस का मतलब है कि कहां से पढ़ें, अभी चर्चा करते हैं। इसलिए मुझे पता था कि कहीं ना कहीं आप लोगों को रेफरेंसेस को लेके इश्यूज होगा, तो मैंने कहा कि इन चारों आयामों पे चर्चा करूंगा और आपके दोनों सवाल उस चौथी कड़ी का हिस्सा है, तो थोड़ी देर में उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, सिलसिलेवार तरीके से वहां तक पहुंचते हैं, फिर उसको देखते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि सर ने सवाल नहीं लिया, अभी आपके सवाल का उत्तर देंगे। इस पक्ष को थोड़ा सा फोकस होकर सुन लीजिए, फोकस होकर समझ लीजिए। इस चीज को समझ अगर आप लोगों ने लिया और दिमाग में, मन मस्तिष्क में अगर बैठा लिया, तो समझिए कि जब भूगोल का पन्ना खोलेंगे, जब भी पढ़ने बैठेंगे, तो हर टॉपिक को उस अनुरूप, उस हिसाब से चिंतन आप डेफिनेटली करेंगे, सोचेंगे जरूर उस तरीके से। और अगर उन आयामों से सोचना शुरू कर दिए तो इमेजिन करिए कि जब क्वेश्चन आएगा ना, भूगोल का क्वेश्चन देखेंगे, तो आप उस पर ऐसे कूदेंगे कि अरे यार ये क्वेश्चन है, इसको तो मैं बड़े आराम से कर दूंगा। मतलब एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। इसलिए इन चारों पक्षों को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, गंभीरता से लेना है, थोड़ा सा फोकस करिए। हार्डली 10-15 मिनट का और बात है। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को जब मैंने एनालाइज किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब देखा कि जरा देखें 2014 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो कैसे थे, है ना, ऐसे करके जब मैंने क्वेश्चंस को देखा और उससे पहले के भी क्वेश्चंस को जब देखा, तो एक समझ ये बनी कि यूपीएससी के पास 3-4 अस्त्र शस्त्र हैं, उसी को वो तीर चलाता रहता है। कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा, कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगा, कभी मिक्स रेस्पॉन्स करेगा, लेकिन तर्कश में 4 तीर हैं उसके पास। इस 4 तीर को पहचान लीजिए और यही आपकी तरफ फायर होगा, और उसको लेके पहुंच जाइए आप एग्जामिनेशन में। उन आयामों से हर टॉपिक को सोच के पहुंचिए। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस तर्कश में तो यही 4 तीर थे और मैं उस चारों तीरों को तैयार करके आया हूं। और फिर आप उस पूरे लर्निंग के प्रोसेस को, एग्जाम के प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। आपको मजा आएगा एग्जाम देने में, आपका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, और जब एग्जाम देके बाहर आएंगे तो अगले दिन से ही मुख्य परीक्षा के लिए जुट जाएंगे, बिना कोई टाइम वेस्ट किए या बिना कुछ आराम किए, है ना। चलिए देखते हैं, उसको समझते हैं। 2020 में एक सवाल आया था, है ना, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, है ना। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दालों का उत्पादन इंफॉर्मेशन ही तो है। दालों के उत्पादन में उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। ये क्या है? स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन है, सूचना दे रहा है। कह रहा है कि बताइए कौन सी सूचना सही है, कौन सी सूचना गलत है। इसके आंसर पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, आंसर पे चर्चा तो आपको खूब मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। जो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है जब कृषि में एग्रीकल्चर को तैयार करें और खास करके दालों को तैयार करें, जिसमें भारत सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, म्यांमार से सबसे ज्यादा मंगाते हैं, तो ये जो दालों का उत्पादन है उसके संदर्भ में क्या स्थिति है हमारी, है ना, क्या स्थिति है, उसका इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सवाल यूपीएससी ने पूछ लिया। क्यों? इतना बड़ा देश है, दाल नहीं उगाता है। दाल उगाने के लिए ना पानी की ज्यादा जरूरत है, फिर भी नहीं उगाते हैं। सबसे ज्यादा आयात कर रहे हैं, यानी कि दाल बाहर से आ रहा है, तो गंभीर समस्या तो है ही। यूपीएससी ने कहा कि बताओ, इंफॉर्मेशन या सूचना आधारित सवाल पूछ लिया।
मैं बस आपको एक साल के पेपर का एनालिसिस करके बता रहा हूं कि कैसे सवाल है, सवालों की प्रकृति क्या है। एक और सवाल देखिए, भारत में मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित तत्व में से कौन सा कथन सही है? मरु राष्ट्रीय उद्यान यह 2 जिलों में विस्तृत है, सूचना है एक। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, यह भी क्या है? सूचना है कि नहीं है? बताइए, या तो जानेंगे नहीं, या तो नहीं जानेंगे। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है, एक प्रकार का पक्षी होता है, वो यहां पर रहता है। बताइए कि उसका प्राकृतिक आवास है कि नहीं? क्या है? इंफॉर्मेशन है, सूचना आधारित सवाल, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। यानी कि यूपीएससी आपसे क्या कर रहा है? सूचना वाले सवाल पूछ रहा है कि बताइए कि सूचना वाले सवालों को लेके सहज है कि नहीं है। एक और सवाल देखिए, केंद्रीय भूमि 2 कथन दिया है, 3 कथन दिया है और कहा है कि बताइए कि कौन सा कथन ठीक है, सभी सही है, कोई गलत है, ऐसे करके। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण कहा है। मतलब भारत में 36% ऐसे जिले हैं जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है। क्या ये बात ठीक है? ये पूछ रहा है आपसे इंफॉर्मेशन। सीजीडब्ल्यूए का निर्माण पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, क्या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत हुआ है? ये पूछ रहा है। बताइए जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इंफॉर्मेशन है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है, सबसे ज्यादा क्या भारत में ही भूमिगत जल से सिंचाई होती है? क्या ये बात ठीक है? एक सूचना है। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि यूपीएससी आपसे कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस, लेकिन वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं, है ना, वैसे इश्यूज पे सवाल पूछ रहा है। इंफॉर्मेशन या सूचना आधारित सवाल। ऐसे ही क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के बारे में कह रहा है कि बताइए कि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? सबसे बड़ा एरिया कॉर्बेट है, रणथंबोर है, नागार्जुन है, सुंदरबन है। बताइए, इंफॉर्मेशन है ना। है तो सब नेशनल पार्क, लेकिन कौन सा सबसे बड़ा है इस क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तहत? सूचना है। मतलब मेरा जो आपके सामने तर्क है वो ये है कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ें तो उसमें कुछ सूचनाओं जो कि क्रिटिकल हो, महत्वपूर्ण हो, उन सूचनाओं के इर्द गिर्द भी थोड़ा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का प्रयास करें, है ना, उस पर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करें। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैप बेस्ड होंगे। भूगोल बिना मैप के संभव नहीं है ना। जीपीएस हमारे पास हमेशा होना चाहिए। अच्छा, ये यहां है, ये यहां है, इसका लोकेशन ये है, ये जो है अक्षांश 0 डिग्री के पास है, 10 डिग्री के पास है, 20 डिग्री के पास है, 90 डिग्री के पास है। हमारा मैप बहुत क्लियर होना चाहिए और यूपीएससी ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछता है क्योंकि भूगोल का प्रश्न पत्र है। तो एक सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? हमको मालूम है कि कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बह रही है। अब ये कह रहा है कि कावेरी नदी जहां जहां से बह रही है, मुझे बताइए कोई राष्ट्रीय उद्यान उस कावेरी नदी के क्षेत्र में पड़ता है क्या? यानी कि मुझे पता तो है कि यार ये नदी बहती है, लेकिन इस नदी की बारीकियों के बारे में क्या मुझे पता है कि इस नदी के आसपास कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। कावेरी तो पता है, लेकिन कावेरी के साथ क्या हम उस राष्ट्रीय उद्यान को लोकेट कर पा रहे हैं जो इस नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होके गुजरती है? यूपीएससी ने पूछ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में अवस्थित है? 4 नाम दे दिए, कहा 1 2 1 2 3 4, है ना, 1 3 4 3 4 1 2, ऐसे करके स्टेटमेंट आपको दे दिया। मैप बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस केवल ऐसे नहीं होंगे कि आपने कहीं पढ़ लिया, आपको थोड़ा मैप देखना पड़ेगा, कावेरी नदी के रास्ते को थोड़ा खंगालना पड़ेगा, और जब खंगालेंगे तो वहां पर आपको कुछ बारीकियां मिलेंगी। इस संदर्भ में एक सवाल है, मतलब मैप बेस्ड क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन हो गया सूचना आधारित इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया मैप बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, एक उसकी समझ भी हो गई। यानी कि ऐसे एक और सवाल है, ठीक है। फोकस जो है आपका वो ये रहना चाहिए, मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2018 उठा लीजिए, 19 उठा लीजिए, 20 उठा लीजिए, उससे पहले चले जाइए, इन चारों में से कभी 2 आयाम पे ही सवाल होंगे, लेकिन इन चारों के अलावा कोई 5वां आयाम नहीं होगा। तो अगर हम हर टॉपिक को अप्रोच करें कि कुछ सूचनाएं मेरे पास हो, उसको जरा हम मैप में जाके देखें कि ये मैप में कहां अवस्थित है, उसको उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करें, तो हम क्वेश्चंस करने में कंफर्टेबल होंगे। एक सवाल और है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। मेकोंग, थेम्स, वोल्गा, ज़ैम्बेजी, ये नदियों के नाम है ना। इन नदियों का नाम कह रहा है और कह रहा है कि बताइए कि कहां जाके गिरता है, कौन से सागर में जाके गिरता है। इसका मतलब है कि नदी और सागर, ये भी कौन सा क्वेश्चन है? मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैप को देखेंगे, मैप को केवल देख भी लेंगे तो ये सवाल हल हो जाएगा कि महत्वपूर्ण नदियां हैं मेकोंग, थेम्स, वोल्गा रशिया का नदी है, थेम्स जो है यूके में बहता है, मेकोंग रिवर जो है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम की तरफ बहता है, ज़ैम्बेजी रिवर अफ्रीका में बहता है,
ये हमको मालूम है, और ये किस सागर में, पूरब में गिर रहा है, पश्चिम में गिर रहा है, दक्षिण में गिर रहा है, हिंद महासागर की तरफ गिर रहा है, दक्षिण चीन सागर में गिर रहा है, कहां गिर रहा है, ऐसे कुछ सागरों के नाम और मैप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि एक क्वेश्चन या एक क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो है इंफॉर्मेशन, और दूसरा ये भी कुछ इंफॉर्मेशन ही है लेकिन ये मैप से जुड़ा हुआ पहलू है, मैप की एक समझ है, तो हमको मैप के साथ जोड़ के भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछा है। सियाचिन हिमनद कहां पर अवस्थित है, सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है, 3-4 नाम दे दिया है और बताया कि बताइए। ठीक है, देखिएगा कभी नुब्रा नदी क्या निकलती है तो नुब्रा नदी के उत्तर में हो सकता, मतलब अच्छा रहने दीजिए इसको, यानी कि सूचना आधारित सवाल हो गया। 2 प्रकार के सवाल हो गए, फोकस करते हैं केवल प्रकृति के ऊपर, तो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस, दूसरा मैप बेस्ड क्वेश्चंस, तीसरा जो प्रकृति है वो है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो करंट के इश्यूज के साथ जोड़ के पूछे जा रहे हैं, जैसे इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। इस्पात का स्लैग, जो भी जलाने के बाद इस्पात को जलाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है, उसके बाद जो बचा हुआ स्लैग बचता है ना, या राखड़ बचती है, उसका इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए हो सकता है। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि बड़ा पॉल्यूशन भी है और हेल्थ हैजार्ड भी है। तो उस संदर्भ में जो है इस्पात स्लैग न्यूज में था कि हमने हाल ही में उस पर बहुत सारे रूल्स के माध्यम से उसके यूज को मैंडेटरी बनाया है। तो यूपीएससी ने पूछा कि बताइए कि स्लैग जो है, जो आयरन स्टील इंडस्ट्री से निकलेगा वो जाएगा कहाँ, उसको खर्च कहाँ किया जाएगा, क्या चीज उससे बन सकता है। क्लियर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, है ना। कोयला, और मैंने बताया कि कोल और ये सब चीजें न्यूज में थी इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोयले में आर्सेनिक होता है, सीसा होता है, कोयला जब जलता है तो क्या बचता है ना, क्या आर्सेनिक होता है, सीसा होता है, होता है, क्यों होता है उसकी चर्चा कभी करेंगे क्लास में। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं, क्या ऐसा होता है, क्या नाइट्रोजन और सल्फर भी कार्बन के द्वारा रिलीज किया जाता है या कोयला के द्वारा। भारत में कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, क्या ऐसा है। इसको समझने के लिए हमको थोड़ी समझ होनी चाहिए कि कोयले 4 प्रकार के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। इन 4 प्रकार के कोयले में सबसे कम राख जो है वो एंथ्रासाइट में निकलता है। तो क्या भारत में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, नहीं, बहुत कम है। तो भारत में कोयला कौन सा होता है, लिग्नाइट और बिटुमिनस। ये कोयले अच्छे वैरायटी के नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि राख ज्यादा पैदा करते हैं और यही सबसे ज्यादा भारत में होते हैं। इस तरह से इसको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसे कुछ करंट के साथ जोड़ के भी सवाल आ रहे हैं। एक और जो सवाल आ रहा है ना, एक और जो प्रकृति देखी गई है या जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें एक जो पक्ष समझ में आ रहा है वो है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब है कि ऐसे सवाल जो बिना कॉन्सेप्ट्स के हिल भी नहीं सकते, आप उनको कर नहीं पाएंगे। मतलब उस वैसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमको उस बेसिक मूलभूत कॉन्सेप्ट्स की समझदारी होनी चाहिए। फंडामेंटल अप्लाइड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे भी क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। जैसे एक सवाल आपके सामने रहता हूं, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान सवाल है। एक बार जब आप लोग अच्छे से पकड़ बना लेंगे ना भूगोल पे तो आपको मजा आएगा। अच्छा ये पूछा है, करते हैं। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है, बायोचार क्या होता है, और पूछ रहा है ये उपयोग क्या है। मतलब आपको बायोचार का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए और उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसके बारे में पूछा है। फंडामेंटल मतलब बायोचार की समझ और उसके बाद उसका एप्लीकेशन, ये दोनों समझ हमारी होनी चाहिए। एक और सवाल देखते हैं, कृषि में शून्य जुताई जीरो टिलेज का क्या लाभ है। मतलब पहले तो पता होना चाहिए कि जीरो टिलेज होता क्या है। अगर वो नहीं पता होगा तो लाभ कहां से पता होगा या उसकी हानि क्या पता होगी, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पहले तो मतलब ये क्या क्वेश्चन है, जीरो टिलेज क्या होता है ये नहीं पूछ रहा है, जीरो टिलेज का लाभ पूछ रहा है। यानी कि पहले तो हमको जीरो टिलेज मालूम होना चाहिए, शून्य जुताई, और फिर उसके लाभ क्या हो सकते हैं उसकी एक समझ। मतलब फंडामेंटल अप्लाइड, उस कॉन्सेप्ट की समझ भी होनी चाहिए और उसका एप्लीकेशन भी हमको मालूम होना चाहिए। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए, यहां पर कुछ नाम दिया है। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, बर्फ में नहीं रह सकता वो। विकास के लिए उसे कम से कम 210 डिग्री का पाला रहित दिवस चाहिए, 210 दिन उसको फर्स्ट 3 डेज चाहिए, बर्फ नहीं होना चाहिए, ज्यादा वर्षा नहीं चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर का वहां पर बारिश की जरूरत पड़ती है। हल्की सुउपवाहित मृदा, मतलब बहुत ज्यादा पानी जमना नहीं चाहिए, जिसमें नमी धारण करने की क्षमता हो, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है।
पूछ रहा है, मतलब इतना सा एक पहेली बुझा दिया आपके सामने और कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन से फसल की मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि कपास, जूट, गन्ना, चाय, इन फसल, ये जो फसल है, इन फसल के विकास के लिए कौन सी जलवायु दशाएं चाहिए, ये सवाल पूछ रहा है। यानी कि इनकी समझ होनी चाहिए कि कपास कहां होता है, जूट कहां होता है ना, गन्ना कहां होता है, चाय कहां होता है। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये कपास, जूट, गन्ना और चाय में से किसकी बात है। जब तक उसकी समझ नहीं होगी उसको अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। यानी कि हमको क्या तैयार करना है कि जब हम पढ़ें टॉपिक को तो हम मालूम हो कि अगर हम चाय के बारे में पढ़ रहे हैं तो चाय के ग्रोथ के लिए कौन कौन से कंडीशन चाहिए, और हमको सोचना पड़ेगा कि भविष्य में जब ये सवाल आए तो हमको इसकी समझ होनी चाहिए, और अगर इसके इर्द गिर्द कोई भी अगर स्टेटमेंट दे तो हमको स्वीकार नहीं करना है कि नहीं, ये चाय के लिए कंडीशन नहीं होगा। इस तरह से हमको पढ़ते समय चिंतन करना है कि अगर ये सवाल आया तो ये कंडीशंस पूछ सकता है, और ये कंडीशंस पूछेगा तो हमको तर्क समझना पड़ेगा कि क्यों जो है चाय पानी को टॉलरेट नहीं कर सकता, अगर पानी थोड़ा सा भी वहां जम जाएगा तो क्या होगा उसके साथ, है ना। ये सब जब पढ़ते समय सोचेंगे तो ऐसे सवाल बड़े आराम से हम कर पाएंगे। एक और सवाल देखते हैं, महासागर, ओशियन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में ये कह रहा है कि महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ओशियन मीन टेम्परेचर क्या होता है, ओशियन मीन टेम्परेचर या महासागर का औसत तापमान क्या होता है। अभी कह रहा है कि औसत तापमान जनवरी फरवरी अलग अलग महीनों का नाम दे रहा है, और कह रहा है कि यहां पर ये होता है, यहां पर ये होता है, यहां पर ये होता है ना। यानी कि ये फंडामेंटल पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने की बात कर रहा है, और कह रहा है कि समझ अगर रहे हैं तो जरा बताइए कि क्या ऐसा ऐसा होता है हिंद महासागर में, ये कह रहा है। यानी कि फंडामेंटल पहले तो ओशियन मीन टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और फिर उसके एप्लीकेशन को देखना पड़ेगा कि दुनिया के किस महासागर में किस महीने में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। क्लियर है, चलिए इतना ही रहने देते हैं। और भी ये सारे क्वेश्चन हैं फर्टिगेशन के संदर्भ में है, लेकिन कुल मिला के ये मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए हैं। 2020 के सारे क्वेश्चंस हैं ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें जो देखा गया है कि सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा वो है फंडामेंटल अप्लाइड क्वेश्चंस सॉरी फंडामेंटल अप्लाइड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि यूपीएससी आपसे एक धीर गंभीर कैंडिडेट होने का एक अपेक्षा करता है कि आप समझ बनाएं, टॉपिक्स को समझें, और समझने के बाद उसके एप्लीकेशन पे फोकस करें, उसका क्या अप्लाइड पार्ट हो सकता है उसको समझें। ये जितने भी सवाल हैं कहीं ना कहीं उसी दिशा की तरफ इशारा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वही है, कोई सा भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए वो क्वेश्चन वही बता रहा है। जैसे जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है, क्या ऐसा होता है? क्या मुझे जेट प्रवाह का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा तो मैं ये क्वेश्चन को हल नहीं कर पाऊंगा। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, क्या ऐसा होता है? यह सवाल तब तक नहीं होगा जब तक चक्रवात की समझ नहीं होगी। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है, क्या ऐसा होता है? क्यों होता है ना? बाहर चक्रवात का बाहरी हिस्सा और अंदरूनी हिस्से के बीच में तापमान में क्या 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है? क्या होना चाहिए? चक्रवात की समझ हमको बताएगी। नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चंस हिल भी नहीं सकते। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा मतलब ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो हमको अप्रोच इस तरह से करने की जरूरत है। क्लियर है? तो कुल मिला के जो मैं आपसे बात कहना चाहता था वो ये कि यूपीएससी के द्वारा 4 प्रकार के सवाल अभी पूछे जा रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन, दूसरा इस एटलस के साथ जोड़ के, इस मैप के साथ जोड़ के सूचना को समझना, यानी कि चीजों को लोकेट करना, एक वैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा कुछ करंट इश्यूज से जोड़ के भी सवाल बनाए जा रहे हैं, जो भी भूगोल से रिलेटेड इश्यूज हैं करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर भी सवाल बनने की संभावना है। और चौथा जो सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है वो है फंडामेंटल अप्लाइड, बेसिक क्वेश्चंस या बेसिक कॉन्सेप्ट की एक मूलभूत प्रभावी तरीके से समझ और फिर उसका जो एप्लीकेशन है उसके संदर्भ में यूपीएससी पूछ रहा है। और ऐसे सवालों की संख्या अभी हाल के दिनों में लगातार बढ़ रही है। यानी कि जब भी हम किसी टॉपिक को अप्रोच करें तो उस टॉपिक को अप्रोच करते समय हम इन 4 आयामों से सोचें, किससे जुड़ी हुई सूचनाएं क्या है, इससे जुड़े हुए मैप पे क्या मैं वर्क कर सकता हूं, थोड़ा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये टॉपिक न्यूज में चल रहा है, और इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है ना, इसके कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है। इन 3-4 आयामों से अगर आप टॉपिक को सोचना शुरू करेंगे तो जब एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आप क्वेश्चन देखते ही बड़े आराम से, अच्छा ये सूचना वाला सवाल है भूगोल का, अच्छा ये करंट वाला सवाल पूछा है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल पूछा है, मतलब आप बड़े आराम से उसको
समझ पाएंगे और आप सोचेंगे कि मैंने इन चारों आयामों से इस टॉपिक को तैयार किया है, बड़े आराम से मैं इस सवाल को हल कर सकता हूं। क्लियर है? ये तीसरा पक्ष था। चौथा जो पक्ष है, जो दीपाली, माधुरी, आप लोगों ने सवाल मुझसे पूछा है रेफरेंसेस के संदर्भ में, क्लास नोट्स और एनसीईआरटी बुक्स दोनों एक ही सब्जेक्ट के हों तो कैसे मेंटेन करें और नोट्स बनाएं, है ना, यानी कि इस रेफरेंसेस के संदर्भ में। सर प्रीलिम्स के सभी टॉपिक 6 से 12th एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे क्या, आपने ये पूछा है, प्लीज बताएं। देखिए एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 6 से लेकर 12 तक की, वो किताबें अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बुक्स अच्छी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन किताबों को पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चंस हल कर पा रहा हूं या हल कर पा रही हूं, ये सवाल है, मूल सवाल है। तो मैं आप लोगों को सुझाव ये दूंगा कि एक बार गो थ्रू जरूर होइए, एनसीईआरटी से की किताबें एक बार जरूर पढ़िए, है ना। अगर 6 से नहीं पढ़ सकते तो 11-12 की किताब पढ़िए। 11-12 की किताब को पढ़ने के बाद बाकी कुछ मत पढ़िए। उतना पढ़ने के बाद आप जरा प्रारंभिक परीक्षा के कुछ क्वेश्चंस को उठा के देखिए और देखिए कि क्या उतना, सिर्फ इतना पढ़ने के बाद क्या मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हल कर पा रहा हूं। ये मेरा आपसे सवाल है। मैं चाहता हूं कि ये होमवर्क आप लोग करें, करके देखिए, हार्डली 15-20 दिन लगेंगे, करके देखिए कि केवल एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ने के बाद क्या मैं क्वेश्चंस को एड्रेस कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं। अगर इसका आंसर नो में आए कि नहीं, समझ तो थोड़ी बनी है लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है, इतने से काम नहीं चलेगा, अगर मन में यह भाव आए तो फिर मेरा सुझाव आगे के लिए है कि 11th-12th की किताबें आप पढ़िए, गो थ्रू होइए। ये चारों किताबें हैं, 11th की किताब है और ये 12th की किताब है, 11वीं और 12वीं की। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, नई पुरानी कोई भी हो चलेगा, है ना। इन किताबों को आप पढ़िए। 12th की किताब अगर नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है, और 11th की किताब पुरानी भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12th वाली किताब आप नई एनसीईआरटी रेफर करिए। इन चारों किताबों को पढ़िए और पढ़ने के बाद सवालों को देखिए। अगर सवाल हल नहीं हो रहे हैं तो समझिए कि थोड़ा एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। और अब एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन करें तो क्या करें, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं वो जीसी लियोंग को पढ़ते हैं, है ना, और जनरली यहां से प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल भी पूछा जाता है। अब चुनौती ये है, चैलेंज ये है कि हिंदी माध्यम में जीसी लियोंग की किताब है नहीं अवेलेबल, केवल अंग्रेजी में है, और अंग्रेजी को बच्चों को थोड़ा सा एज मिल जाता है। एज मिल जाता है का मतलब है कि पढ़ते हैं और वैसा ही सेम टू सेम लैंग्वेज में सवाल आ जाता है। और हमारे लिए थोड़ी सी चुनौती ये हो जाती है कि किताब अवेलेबल नहीं होता है हिंदी में, लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, तो दिक्कत आ जाती है। हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, हमने पूरी किताब उठाई, ट्रांसलेट कर दिया, और ट्रांसलेशन करके और भी उसमें जो पक्ष और जोड़े जा सकते हैं उसको जोड़ के आपके साथ के लिए उसको एक बेहतर तरीके से उसको और प्रेजेंटेबल बना दिया। और अपने जो हमारा विजन आईएएस का मटेरियल है उसमें हमने उसको इंक्लूड कर लिया। सिर्फ इसलिए ये किया है क्योंकि हिंदी के बच्चों को दुविधा हो रही थी। लगातार हम लोगों ने देखा, जो हमारी रिसर्च टीम है, लगातार उन्होंने देखा कि चुनौती है, चैलेंज है, तो गैप क्यों रहने दे, क्यों गैप छोड़े हम, तो हमने उस गैप को फिल कर दिया। तो ये जो जीसी लियोंग की किताब है ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास जो मटेरियल है उस मटेरियल में अवेलेबल है। क्लियर है? और मैं ये सुझाव दूंगा आपको, है ना, कि आप लोग एक बार विजन आईएएस का जैसे भी मटेरियल किसी से, मित्र से, फ्रेंड से, कहीं से भी एक ज्योग्राफी का कोई भी, है ना, जो आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है, एनसीईआरटी से जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक को आप एक बार विजन के मटेरियल को उठाइए और देखिए। और उसको पढ़ने के बाद उस टॉपिक से या ब्रह्मांड पढ़ लीजिए, है ना, यूनिवर्स पढ़ लीजिए, या मान लीजिए कि कोई भी एक टॉपिक, मान लीजिए कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत पढ़ लीजिए, या चक्रवात पढ़ लीजिए, कोई भी टॉपिक आप पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद फिर यूपीएससी का उसी टॉपिक से सवाल उठा के देखिए और देखिए कि क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्या रेंज में है। कोशिश करिए इसको एक बार, और अगर आंसर यस में आए, है ना, 4-5 बार टेस्ट कर लीजिए अलग अलग टॉपिक पे, कभी चक्रवात पे, कभी प्लेट विवर्तनिकी पे, जो मन करे आपका, एक बार टेस्ट कर लीजिए। और टेस्ट करने के बाद अगर आंसर यस आ रहा हो, अगर आंसर यस आ रहा हो कि नहीं, स्तरीय है, यूपीएससी के द्वारा जो पूछा जा रहा है, जो उसका अप्रोच है, उसके इर्द गिर्द प्रभावी तरीके से ये बात रख रहा है, तो फिर दुविधा किस बात की है। मैं आपको टेस्ट करने के लिए कह रहा हूं कि टेस्ट करिए, और करने के बाद अगर आंसर आपका यस आता है तो फिर बिखराव नहीं होना चाहिए, फैलाव नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप विजन आईएएस के मटेरियल पे फोकस करिए और इसी को 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार हो सके बार बार इसको पढ़िए। मैं कहता हूं कि 21 में से 21 नहीं आएगा, 18 तो आएगा। क्लियर है? और बाकी 3 जो होगा वो ऐसे भी नहीं छोड़ेंगे हम,
क्लास में तो ऐसे भी हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, है ना। जो भी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी जो एक लिमिटेशन होगा उसको हम लोग भर देंगे, तो उसका तो कोई गैप का इशू है नहीं। मटेरियल के संदर्भ में जो चुनौती है, जो एक बिखराव भूगोल में नजर आता है, उस भूगोल को हम लोगों ने साथ दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ें, मैं कह रहा हूं कि टेस्ट करें। मैं आपसे एक टेस्टिंग की बात कर रहा हूं कि आप कोई भी टॉपिक यूपीएससी का उठाइए, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस उठाइए, और क्वेश्चंस उठाने से पहले इस टॉपिक को पढ़िए, है ना, मटेरियल से, और उसके बाद उस क्वेश्चंस को अप्रोच करिए, हो रहा है या नहीं हो रहा है। बार बार अगर आंसर अलग अलग टॉपिक को पढ़ने के बाद यस आ रहा हो तो मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। पूरा मटेरियल उठाइए, 4 बार 5 बार 6 बार उस पर रिवीजन करना शुरू करिए। एक और जो पक्ष है वो ये है कि हमारे जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है मंथली या पीटी 365 के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, पर्यावरण का जो सेक्शन है, अब हमने पर्यावरण के सेक्शन में भी ज्योग्राफी का सेक्शन बना दिया है। तो उस ज्योग्राफी के सेक्शन को लगातार पढ़ते रहिए, ताकि करंट अफेयर्स बेस्ड को जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे क्वेश्चंस जो मटेरियल में नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा पहले छपा है, तो वैसे सिचुएशन में 1 साल का जो करंट अफेयर्स है भूगोल का, उसको वहां से इसमें ऐड कर लीजिए, टॉपिक कंप्लीट। जो भी फैलाव बिखराव था उसको आपने समेट लिया। जीपीएस क्या कह रहा है, एक बार आपने समझ लिया कि यहां से पढ़ना है, उसके बाद केवल क्या बच जाता है, रास्ता तय करना। जर्नी है, यात्रा है। बहुत लोग मिलेंगे, कहेंगे कि ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, फिर आप इससे जंप करके उस पे जाएंगे, उससे जंप करके उस पे जाएंगे, और जब बहुत जंप कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यही अच्छा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1-2 टॉपिक आप लोग थोड़ी सी टेस्टिंग करिए, और टेस्टिंग करने के बाद अगर आंसर यस में आए तो फिर इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, बार बार इसी चीज पे फोकस करिए। इसके साथ साथ हमेशा एक एटलस रखिए। मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो एक एटलस होना चाहिए, कोई सा भी एक एटलस, स्कूल एटलस, टीटीके का हो, ऑक्सफोर्ड का हो, है ना, कोई सा भी एटलस एक आप रखिए। टीटीके ऑक्सफोर्ड में से कोई सा भी एटलस आपके पास हो तो चलेगा, एक एटलस रखिए। इन सारी चीजों पे फोकस करिए, साथ ही साथ लगातार टेस्ट दीजिए। इस एग्जामिनेशन में लगातार क्या करना है, अपनी गलतियों को कम से कमतर करते चले जाना है, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका है टेस्ट देना। खूब टेस्ट दीजिए, अप्रोच करिए टेस्ट को प्रभावी तरीके से, और टेस्ट में जो भी गलतियां हो उस गलतियों को ओवरकम करिए। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न खता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंधु नदी में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मिलते ही ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह उसका दुगना इसी हैरानी में। हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बार बार टेस्ट दीजिए। टेस्ट में क्या होगा, एक टेस्ट में नंबर कम आएंगे, फिर अप्रोच करिए, उन कमियों को ओवरकम करिए, फिर जंप करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। लगातार अपने आप को पुश करिए, अपनी बाउंड्रीज को पुश करिए। धीरे धीरे करके लगातार रिवीजन, लगातार टेस्ट, इन सब चीजों से आपका उस टॉपिक पे पकड़ बनता चला जाएगा। ठीक है, और बाकी जब आप क्लास में मिलेंगे तो उसके बारे में और विस्तार से हम लोग भूगोल के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मेरी तरफ से इतना ही। सोना मैम आपके साथ एक जो कोर्स है उसके बारे में विस्तार से एक समझ आपके सामने रखेंगी, और अशोक दुबे सर आपके साथ पॉलिटी पे विस्तार से चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ सुनील सर आपके साथ अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए पक्षों पे जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट।